नमस्कार। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे और हमेशा ही अच्छे बने रहने का प्रयास भी किया करिए। और हमें उम्मीद है कि आप लोगों की मेहनत जारी होगी, क्योंकि मेहनत ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकती है। हमेशा मेहनत की करते रहिए, चाहे वो किसी भी दिशा में मेहनत हो, पढ़ाई हो या कोई और दिशा हो। हालांकि आप यहाँ पे हैं तो पढ़ाई ही होगी, और पढ़ाई को सीरियसली लेकर अच्छी दिशा में जाने का प्रयास करिए और मेहनत लगातार करिए। ठीक है। आज हम पाषाण काल का यह दूसरा दिन है, और पहले दिन हमने पाषाण काल के निम्न पूरा पाषाण काल को हमने विस्तारित रूप से देख लिया है। आज हम पूरा पाषाण काल के दूसरे भाग मध्य पूरा पाषाण काल पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तेरी डाल लेते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। ठीक है, तो जो मध्य पूरा पाषाण काल है और जो निम्न पूरा पाषाण काल है, निम्न पूरा पाषाण काल पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। निम्न पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि वहां पे कोर वाले औजारों का प्रयोग होता था, लेकिन मध्य पूरा पाषाण काल में हमको कौन से औजार देखने को प्राप्त होते हैं? यहाँ पे होते हैं फलक वाले औजार। ठीक है, फलक वाले औजार मध्यपुरा पाषाण काल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, किसी भी काल का विभाजन, देखिए आज हम बहुत ज़्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनने का प्रयास करिए। और पढ़ाई स्थिरता से होती है। बहुत से लोग फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए कहीं पे भी फ़ोन चालू करके बैठ जाते हैं, वो सब फॉर्मेलिटीज़ हैं। ठीक है, अच्छे से मेहनत करिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। देखिए, किसी भी काल का विभाजन कैसे होता है? यह विभाजन बदलाव के आधार पर होता है, कि जैसे उस काल में कुछ और चीज़ें थी, फिर धीरे बदलाव आया, तो जब बदलाव आता है तो दूसरा काल बन जाता है। ठीक है, तो जो यहाँ पे निम्न पूरा पाषाण काल हमने देखा, और जब हम मध्य पूरा पाषाण काल पर चर्चा कर रहे हैं, तो यह विभाजन भी कैसे हुआ होगा? बदलाव के आधार पर हुआ होगा। क्या बदला होगा? उस समय कोई लिखित साक्ष्य तो था नहीं, तो हमको क्या पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर हम उसको देखकर विभाजित करते हैं। वहाँ की चीज़ों को, औजारों को देखकर, औजारों और उपकरणों को देखकर हमने जो है क्या किया? विभाजन किया। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, उपकरणों के आधार पर हम काल का विभाजन करते हैं। लेकिन एक बात बताइए, जो मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरण हैं, ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हुई होगी कि हमको मध्य पूरा पाषाण काल के उपकरणों की आवश्यकता पड़ी होगी? हमको क्यों औजारों के आकार, प्रकार और उसके निर्माण संबंधी तकनीकी में क्यों बदलाव करना पड़ा? बदलाव सिर्फ दो ही स्थिति में उत्पन्न होते हैं। पहली स्थिति में कोई असाधारण घटना घटित होना या असाधारण परिवर्तन होना, और किसी विशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए बदलाव करना। दो ही स्थिति में परिवर्तन होता है। ठीक है, यहां तक बात हमको लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ऐसी क्या स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि मानव द्वारा औजारों में परिवर्तन करना पड़ा? यहां से अगर हम देखें तो क्या हो सकता है
किस प्रकार से यह परिवर्तन हुआ होगा उसको समझने का प्रयास करते हैं। या तो यह परिवर्तन तब हुआ होगा जब कोई नई मानव प्रजाति का आगमन हुआ होगा। नवीन मानव प्रजाति का आगमन हुआ होगा, ठीक है। नवीन मानव प्रजाति का आगमन हुआ होगा या जलवायु परिवर्तन हुआ होगा। यही दो मुख्य घटनाएं हमको नजर आती हैं कि इसी आधार के कारण, इसी चीज के आधार पर मानव को उसके औजारों में, उसके तकनीकी में, निर्माण तकनीकी में परिवर्तन करना पड़ा होगा। या तो कोई नवीन मानव प्रजाति आई होगी जो उसके औजारों में परिवर्तन की होगी, या कोई ऐसी घटना उत्पन्न हुई होगी, कोई ऐसी घटना घटित हुई होगी जिसके कारण जो है मानव को औजारों में परिवर्तन करना पड़ा होगा। लेकिन अगर हम बात करें नवीन मानव प्रजाति जो है, यहां हमको जहां से मध्य पुरा पाषाण कालीन जो पुरा स्थल है वहां से कोई अभी तक कोई मानव का जो है साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है। कोई मानव का जीवाश्म अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है, ठीक है। जब मानव का जीवाश्म प्राप्त नहीं हुआ है तो हम यह कह ही नहीं सकते हैं कि वह नवीन मानव प्रजाति अपने औजारों में परिवर्तन की होगी या निम्न पुरा पाषाण काल के ही लोग इसको परिवर्तन किए होंगे, ठीक है। कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो यहां तो यह बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर जलवायु परिवर्तन की बात करें तो हो सकता है कि समय के साथ साथ जलवायु में परिवर्तन हुआ हो, और जलवायु में परिवर्तन होने के कारण समय के साथ साथ मानव विकसित हुआ हो, और जैसे जैसे मानव विकसित हुआ हो वह वातावरण में ढलने के कारण, ढलते हुए कुछ ऐसे औजारों का निर्माण किया हो, ठीक है। तो यही बात हमको थोड़ा सही प्रतीत होती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जलवायु परिवर्तन के कारण समय के साथ साथ मानव विकसित हुआ होगा और उसको औजारों में, उपकरणों में परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत हुई होगी, जिसके कारण हमें मध्य पुरा पाषाण काल के औजारों का परिवर्तन देखने को प्राप्त होता है। यहां तक बात हमको लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक, हमने क्या देखा? मध्य पुरा पाषाण काल। यहां पे फलक वाले औजारों का प्रयोग देखने को मिलता है। कौन से? फलक वाले औजारों का प्रयोग। फलक वाले औजारों में कौन कौन से औजार सम्मिलित हैं? यहां पे आए खुरचनी, वेधनी, तक्षड़ी, ये सब औजार फलक वाले औजार हैं और यह मध्य पुरा पाषाण काल के औजार हैं। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। फलक संस्कृति में खुरचनी, वेधनी, तक्षणी जैसे औजार देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो निम्न पुरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल, निम्न, जो निम्न पुरा पाषाण काल है, इसमें जो कोर वाले औजार थे, कोर वाले औजार, वह क्वार्टजाइट पत्थर के बने हुए थे। क्वार्टजाइट, ठीक है। इस पत्थरों से कोर संस्कृति के औजार बने हुए थे, ठीक है। लेकिन
जो फलक वाले ये सब औजार हैं, खुरचनी, वेधनी, तक्षरी, जो फलक संस्कृति के औजार हैं, वह कौन कौन से पत्थर से बने थे? तो वह बने थे, इसमें सम्मिलित है आपका क्वार्टजाइट, फ्लिंट, चर्ट और जिस्पर। ठीक है। क्वार्टजाइट, फ्लिंट, चर्ट, जेस्पर। जेस्पर जैसे पत्थरों का यहाँ पे जो है, इन सभी पत्थरों से फलक वाले औजार बनाए जाते थे। लेकिन जो निम्न पुरापाषाण काल था उसमें सिर्फ क्वार्टजाइट पत्थरों का ही जो है, इसी पत्थर से जो हमको बने हुए सारे औजार प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। मध्य पुरापाषाण काल के जो खोज का श्रेय है वो किसको जाता है? मध्य पुरापाषाण काल के खोज का श्रेय जाता है, ठीक है, खोज का श्रेय जाता है एच.डी. संकालिया को। एच.डी. संकालिया को जो है मध्य पुरापाषाण काल के खोज का श्रेय जाता है। ठीक है, एक बार रिपीट कर देते हैं। मध्य पुरापाषाण काल में फलक वाले औजारों का प्रयोग होता है। जलवायु परिवर्तन, 1 मिनट, ओके, ठीक है, इतना नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, एक बार रिपीट कर देंगे। ठीक है, चलिए। देखिए, जो मध्य पुरापाषाण काल है, मध्य पुरापाषाण काल के खोज का श्रेय जाता है एच.डी. संकालिया को। ठीक है, और मध्य पुरापाषाण काल में फलक वाले औजारों का प्रयोग हमको देखने को मिलता है। और इस फलक वाले औजारों में कौन कौन से औजार सम्मिलित होते हैं? इसमें आपका खुरचनी, वेधनी, तक्षड़ी, ये सब औजार किसमें? फलक संस्कृति में सम्मिलित है। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। और फलक संस्कृति में जो फलक संस्कृति के औजार थे वह कौन कौन से पत्थरों से बने थे? वह बने थे आपका क्वार्टजाइट, फ्लिंट, चर्ट, जेस्पर। ठीक है, इन सब पत्थरों से जो है फलक संस्कृति के औजार बने हुए थे। यहां तक बात समझ में आ गई हो कि जो एक क्वार्टजाइट पत्थर था, ठीक है, क्वार्टजाइट पत्थर, निम्न पुरापाषाण काल में जो कोर वाले औजार थे, जहां पे कोर संस्कृति थी, कोर संस्कृति के औजार क्वार्टजाइट पत्थर से जो है बने हुए थे। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। जो एक खुरचनी, वेधनी और तक्षणी है, पहले इसको हम समझने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। जो एक खुरचनी है, इसका आकार क्या था? उसका आकार था आपका इस प्रकार का था, कुछ ऐसे था, ऐसे ऐसे। ठीक है, स्क्रैपर बोला जाता है इसको। ठीक है, ये जो खुरचनी है इसका प्रयोग क्या था? यह जानवरों के जो है खाल और फिर पेड़ों के छाल वगैरह निकालने के काम आते थे। ठीक है, जानवरों के खाल वगैरह और पेड़ों के छाल ये सब निकालने के काम आते थे। गांव में पहले अगर देखा जाए तो अभी बहुत जल्दी तक जब बैलों से जो है खेती होती थी तो इसी प्रकार का कुछ लोहे का औजार आता था और देसी भाषा में उसको खराहा या ऐसे कुछ बोला जाता था।
तो उससे नहलाया जाता था। जैसे कि आप अभी नहाएंगे या बालों पे डायरेक्ट पानी डाल देंगे तो पानी अंदर तक नहीं जाएगा, तो उसके लिए आपको हाथ से ऐसे लगाना पड़ेगा, तो उसी के काम आता था। ठीक है, तो कुछ उसी प्रकार का होता है आपका स्क्रैपर। इसके बाद अगर हम वेधनी की बात करें, वेधनी कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, पतला और नुकीला था। वेधनी पॉइंट बोला जाता है इंग्लिश में। ठीक है, ये वेधनी था आपका। अगर हम आगे बढ़े तक्षणी की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार का, जैसे ब्लेड वगैरह देखे होंगे आपको, ऐसे वो कुछ इस प्रकार का था। बीच में ऐसे उभरा हुआ था, थोड़ा से ऐसे उभरा हुआ था बीच में। ठीक है, ऐसे उभरा हुआ था। इसको बोला जाता था तक्षणी। तक्षणी जो था उसका लंबाई चौड़ाई की दोगुनी थी। लंबाई जो थी इसकी, लंबाई चौड़ाई की क्या थी, दोगुनी थी। ठीक है, और यहां तक बात समझ में आ गई हमको लगता है। ठीक है, अगर हम बात करें निम्न पुरा पाषाण काल और मध्य पुरा पाषाण काल के अगर हम औजारों की तुलना करें तो निम्न पुरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पुरा पाषाण काल के औजार छोटे थे। हाँ, छोटे होने का कारण क्या है, आप लोग थोड़ा से सोचने का प्रयास करिए। क्यों मध्य पुरा पाषाण काल के औजार छोटे थे? हाँ, मानव का विकास हुआ, मानव विकसित हो रहा था, यह तो एक कारण है ही, लेकिन इसके अलावा क्यों जो है औजारों के आकार छोटे होते थे? वह बड़े पत्थरों से ही और अच्छे औजार तो बना सकता था। इसका एक कारण यह था कि ऐसा हो सकता है जो मध्य पुरा पाषाण काल है, ठीक है, उस समय निम्न पुरा पाषाण काल की तुलना में अगर हम बात करें तो नदियों में जो है जल स्तर थोड़ा से कम हो गया था और उसका नदियों का वेग भी कम हो गया था। और जल स्तर कम होने के कारण और वेग कम होने के कारण बड़े पत्थर किनारों तक नहीं आ पाते थे। उसके बहाव में केवल छोटे पत्थर ही सम्मिलित रहे। निम्न पुरा पाषाण काल की तुलना में मध्य पुरा पाषाण काल में छोटे पत्थर ही किनारों तक आ पाते थे। तो इसका यह भी कारण है कि जलवायु परिवर्तन हुआ और नदियों के जल में थोड़ी कमी आई, जल स्तर थोड़ा कम हुआ, वेग कम हुआ, जिसके कारण बड़े पत्थर बहाव में नहीं आ सके और छोटे पत्थरों से औजार निर्मित होने लगे थे। इसका यह भी कारण है। ठीक है, यहां तक हमको लगता है अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब तक टाइम कितना हुआ है इसमें? अच्छा, ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आ गई। देखिए, समय के साथ साथ धीरे धीरे नदियों का भाव कम हो रहा है। ठीक है, सरस्वती नदी विलुप्त हो गई, धीरे धीरे गंगा का भी जलस्तर कम हो रहा है। तो समय के साथ साथ अब थोड़ा से जलस्तर धीरे धीरे कम ही होता जाएगा आगे तक। और कोई भी चीज हो समय के साथ बदलती है। ठीक है, यहां पे जो परिवर्तन हुआ मध्य पुरा पाषाण काल के औजारों का, वह परिवर्तन समय के साथ जलवायु परिवर्तन, मानव के विकास के कारण हुआ। ठीक है, यह सब चीजें साधारण घटना नहीं होती हैं, यह सब एक असाधारण घटना है। लेकिन आज के समय में समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं बहुत तेजी से, वह साधारण तरीके से ही हो रहे हैं और ज्यादा देर नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारी पीढ़ी में बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है, महज 10-15 साल का गैप है, लेकिन इतनी एडवांस जनरेशन आनी शुरू हो गई है और इस एडवांस जनरेशन को देखते हुए पीछे वाले लोग भी एडवांस होते चले जा रहे हैं।
तो हम कल्पना कर सकते हैं कि 10-20-50 साल बाद क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, और इतनी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी कि जिसकी कल्पना करना थोड़ा कठिन हो रहा है। समय के साथ यदि कोई व्यक्ति समाज में परिवर्तन करना चाहता है आज के समय में, जिसमें उसका कोई स्वार्थ ही नहीं है, तब भी लोग उसका विरोध कर रहे हैं। वह विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नई जनरेशन को बाधा पहुंचा रहे हो आप लोग। अगर कोई समाज के हित में बोल रहा है, लोगों के हित में बात कर रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो आज के समय में लोग उसी पर उंगली उठा दे रहे हैं। वाकई ये बहुत गंभीर विषय है। मैं बात कर रहा हूं आज के समय में एक ऐसे व्यक्ति की जिसका ना ही किसी समाज से लेना देना है, ना लेना देना था, और ना ही उससे किसी को, ना ही उन्हें किसी से कोई फायदा है। अगर वो समाज के हित में बोल भी देते हैं तो लोग उनका विरोध कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन प्रारंभ हो रहा है। ऐसी चीजें देखने को मिल रही हैं। मैं बात कर रहा हूं प्रेमानंद जी महाराज का। मैं वाकई कई दिनों से देख रहा हूं उनके बारे में, इतने इतने विरोध हो रहे हैं। तुम उनका विरोध करके क्या कर लोगे? तुम इनका विरोध करके क्या कर लोगे? जिसको भगवान नहीं मार पा रहे हैं, तुम उनको मारने की धमकी दे रहे हो। आखिरकार वो व्यक्ति कर क्या रहा है? समाज में एक स्थिरता लाने का तो प्रयास कर रहे हैं वो। समाज को उस लेवल तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पे इतनी गंदगी ना हो। अगर कोई व्यक्ति इस गंदगी से समाज को दूर करना चाहता है, कुछ लोगों में, चंद कुछ ही लोगों में मान लो परिवर्तन होगा, उस परिवर्तन को तुम लोग नकार रहे हो, विरोध कर रहे हो। जितने लोग नकार रहे हैं, जितने लोग उनका विरोध कर रहे हैं, वह विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह वैसा काम कर चुके हैं, वह वैसा कार्य कर चुके हैं, इसलिए उनका विरोध कर रहे हैं। तुम लोग, हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, जो व्यक्ति सच्चाई बोल रहा है तुम लोग सच्चाई का विरोध कर रहे हो, तो हम समझ सकते हैं कि तुम कहां पे जा रहे हो, या समाज कहां पे जा रहा है, और समाज के लोग कहां पे जा रहे हैं। यदि समाज में रहने वाले तुम किसी भी एक व्यक्ति की भावनाओं का सम्मान नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और मैं ऐसे समाज को समाज नहीं मानता हूं जो समाज में रहने वाले व्यक्तियों की भावनाओं का सम्मान नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए, फिर अब चर्चा करते हैं। ठीक है, अब हम मध्यपुरा पाषाण काल के स्थलों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, मध्यपुरा पाषाण काल का एक स्थल है महाराष्ट्र में। ठीक है, मध्यपुरा पाषाण काल का एक स्थल है महाराष्ट्र में जिसका नाम है नेवासा। नेवासा, ठीक है, यह नेवासा जो स्थल है, यह क्या है? मध्यपुरा पाषाण काल का प्रारूप स्थल माना जाता है। प्रारूप स्थल। और यह कहाँ पे स्थित है? यह स्थित है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में गोदावरी नदी है, एक गोदावरी नदी है। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है प्रवरा। प्रवरा नदी के तट पर यह स्थल स्थित है।
ठीक है। प्रारूप स्थल का मतलब नहीं समझ पा रहे होगे कुछ लोग। प्रारूप स्थल मतलब ऐसा स्थान जहाँ से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हों, जहाँ से इस काल के बारे में जानकारी प्राप्त हो, वही प्रारूप स्थल है। ठीक है, यह बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं विस्तार से। अब हम कहाँ पे कौन कौन से स्थल पाए गए उसको हम समझने का प्रयास करेंगे मैप के द्वारा। ठीक है, चलिए ठीक है, अब हम शुरू करते हैं मैप के द्वारा। अब से ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थलों को हम देखने का प्रयास करेंगे। प्रमुख स्थल वह कौन कौन से स्थान हैं, ठीक है, उसको जानने का हम प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें, सबसे पहले महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र आपका कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र। यहाँ महाराष्ट्र से अगर बात करें महाराष्ट्र की, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका नेवासा, जो मध्य पुरापाषाण काल का प्रारूप स्थल माना जाता है। ठीक है, और इसके बाद आपका है आपका है खांडीवली। खांडीवली, और खांडीवली के बाद कालेगांव। ये जो स्थल है यह मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल है। इसके अलावा भी बहुत से स्थल हैं, लेकिन जो प्रमुख स्थल हैं वह ये सब है। ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल के। और यह स्थल कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र के बाद अगर हम कर्नाटक की बात करें, कर्नाटक के, ठीक है, ये रहा आपका कर्नाटक की अगर हम बात करें, कर्नाटक, तो कर्नाटक में बेलगांव, बेलगांव, इसके बाद आपका बीजापुर, और बीजापुर के बाद धारवाड़। ठीक है, यह सब जो स्थल हैं, यहाँ से जो है मध्य पुरापाषाण काल के अनेक पुरा स्थलों की खोज होती है। ठीक है, कर्नाटक के इन सभी स्थलों से जो है मध्य पुरापाषाण काल के अनेक पुरा स्थलों की खोज होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से, या महाराष्ट्र में है आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं कहाँ पे? आंध्र प्रदेश पे, कर्नूल, कर्नूल के बाद चित्तूर, चित्तूर के बाद कडप्पा। ठीक है, और इसी में है एक गांव है, एक स्थान है नलकोंडा। यहाँ से जो है अनेक पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये स्थान है, और यहाँ से क्या प्राप्त होते हैं? अनेक पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त होते हैं आंध्र प्रदेश से। ठीक है, आंध्र प्रदेश। इसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद थोड़ा सी जगह कम है, इसको नोट कर लीजिए। जो जो स्थान है, देखिए महाराष्ट्र में आपका जो स्थान है वो है नेवासा, खांडीवली और कालेगांव। ये प्रमुख स्थान है महाराष्ट्र के। ठीक है, यहाँ से जो है यह मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थल हैं। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में बेलगांव, बीजापुर, धारवाड़, ये सब जो स्थान हैं काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। और यहाँ से जो है मध्य पुरापाषाण काल के अनेक पुरा स्थलों की खोज होती है। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में नलकोंडा, कर्नूल, चित्तूर और कडप्पा जैसे स्थान हैं, जहाँ से हमको
भारी मात्रा में पूरा पाषाणकालीन उपकरण की प्राप्ति होती है। ठीक है, अगर हम अब इसके बाद आगे चलेंगे तो उस पर विस्तार से और भी स्थानों को देखेंगे। इतना नोट करिए, आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम मध्यपुरा पाषाण काल के जो हम स्थानों को देख रहे हैं, प्रमुख स्थानों को। अब चलते हैं झारखंड पे। आपका झारखंड यहाँ पे है। झारखंड में अगर हम बात करें तो आपका पलामू और सिंहभूमि, ठीक है, सिंहभूमि, यह जो है मध्यपुरा पाषाण काल के जो कुछ झारखंड के प्रमुख स्थल हैं। अगर हम बात करें हैं उत्तर प्रदेश की तो आपका ये पूरा यहाँ से लेते हुए पूरा आपका उत्तर प्रदेश है, यूपी, ठीक है, लिख देते हैं झारखंड, झारखंड, ठीक है। अगर हम यहीं से बात करें यूपी की तो यहाँ से जो प्रमुख स्थल हैं थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे चकिया, सोनभद्र लिखते हुए चलते हैं, चकिया, फिर इसके बाद सोनभद्र, सॉरी, सोनभद्र, फिर इसके बाद आपका मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो इसी में आगे बढ़ेंगे अगर हम देखें तो प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज मतलब इलाहाबाद वही। फिर आपका आ जाएगा चित्रकूट, चित्रकूट, ठीक है। चित्रकूट के बाद बांदा, ये सब जो स्थान हैं, ठीक है, इन स्थानों में कुछ जैसे चकिया में, चकिया में एक, सोनभद्र में एक स्थान है, सोनभद्र में ये स्थान है चोपन, चोपन नामक स्थान है, चोपन, सोनभद्र में। अगर हम बात करें वहीं मिर्ज़ापुर में तो सिंगरौली, और प्रयागराज में आपको बेलन नदी घाटी, आपको पता होगा बेलन नदी घाटी। तो ये सब जो चोपन, सिंगरौली और बेलन नदी घाटी, कभी कभी मिर्ज़ापुर, सोनभद्र ना देकर चोपन और सिंगरौली जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। तो यह जो है विशेष उल्लेखनीय शब्द हैं, ये चोपन और सिंगरौली, ये सब, ठीक है। और कुछ ये जो है उत्तर प्रदेश के जो है ये कुछ प्रमुख स्थल हैं, चकिया, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, मध्यपुरा पाषाण काल की दृष्टि से, ठीक है। अगर हमें आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ने के क्रम में अगर हम मध्य प्रदेश में चलें, यह है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में अगर चलें हम एमपी में तो यहाँ पे आपका स्थान है रायसेन, ठीक है। रायसेन के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद आपका सीधी, इसके बाद आपका शहडोल, ठीक है, टीकमगढ़, ठीक है। रायसेन में एक गुफा पाई जाती है, बहुत चर्चित गुफा है, भीमबेटका, भीमबेटका की गुफा, ठीक है। यह मध्यपुरा पाषाण काल की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। रायसेन, जबलपुर, सीधी, शहडोल और टीकमगढ़ ये मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख स्थल हैं। इसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान आपका ये रहा। अगर हम राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में यहाँ पे लिख देते हैं
अगर हम वहीं पे राजस्थान की बात करें, राजस्थान, तो यहाँ पे आपका नागौर, राजस्थान में नागौर, फिर इसके बाद मगलपुरा, मगलपुरा के बाद जनाना, यह सब जो स्थान है यह मध्यपुरा पाषाण काल के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से जो है हमको प्राप्त क्या होता है, पूरा पाषाण कालीन उपकरण, पूरा पाषाण कालीन उपकरण की प्राप्ति होती है यहाँ से। राजस्थान के थार के मरुस्थल से जो भी मध्य पाषाण कालीन उपकरण खोजे गए हैं, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आपसे कैमरे में आ रहा है ना ये, ठीक है। राजस्थान में थार के मरुस्थल से जितने भी मध्यपुरा पाषाण कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं उनको वीएन मिश्र के द्वारा, ठीक है, वीएन मिश्र के द्वारा उनको नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? लूनी उद्योग। लूनी उद्योग नाम दिया गया, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां तक बात हमको लगता है समझ में आ गई होगी। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये जो पाकिस्तान है, यहाँ पे एक नदी आएगी, ठीक है, नदी ऐसे आती है, यहाँ से निकल के ये ऐसे आते हुए, ये देखिए आपकी सिंधु नदी, फिर इसी में जो है इसकी सहायक नदी है, ठीक है, सहायक नदी जो है सोहन नदी, वहाँ से भी जो है मध्यपुरा पाषाण कालीन के कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कश्मीर में। कश्मीर में एक स्थान है पहलगांव, पहलगांव से कुछ जो है उपकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 2 छिद्रक उपकरण हैं, वह भी जो है मध्यपुरा पाषाण काल के उपकरण माने जा सकते हैं, ठीक है। बस बहुत ज़्यादा कुछ मध्यपुरा पाषाण काल में नहीं था, फिर भी जो है हमने इसको बहुत ही विस्तार से समझने का प्रयास किया है, ठीक है। और हमसे जितना विस्तृत हो सकता था, जो पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा, हमने उसको देखने का प्रयास किया और देखा भी। हाँ, आपका कार्य है निरंतरता और एकाग्रता। जब तक कि दोनों का समायोजन नहीं होगा तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन में कुछ करने के लिए एकाग्रता और निरंतरता का संयोजन होना बहुत आवश्यक है। निरंतरता और एकाग्रता का संयोजन होना बहुत ही आवश्यक है, ठीक है। कुछ बड़ा करना है तो सिर्फ अपने दिल की सुनो, मेहनत करो और एकांत चुनो, ठीक है। और इसी पे जो है, इसी के आधार पर अगर आप इस पे वर्क करेंगे तो अच्छा रिस्पांस मिलेगा। कितना समय बाकी है आपसे? ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए। और मेहनत के साथ साथ काफ़ी परेशानियां जीवन में उत्पन्न होती हैं, और उन परेशानियों को नज़रअंदाज करते हुए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एकाग्रता के साथ आगे बढ़ना आपका कार्य है। और इस कार्य को जो बखूबी करेगा वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। कोई कितना भी कठिन स्थिति क्यों न उत्पन्न हो गई हो, भले ही बहुत ही बाधा उत्पन्न हो, आपका कार्य है शांति से उसका निवारण खोजना
अगर उसका निवारण बहुत ही आवश्यक नहीं है तो आपको उसी मार्ग पे आगे बढ़ते रहना आपका कार्य है। ठीक है। मेरे भी जीवन में बहुत से लोग बाधक बनकर बाधा का कार्य किए हैं। हाँ, हालांकि मैं उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास किया हूं और बढ़ भी रहा हूं। मेरा एक सोच है कि माफ किसी को नहीं करना है, समय आने पर सबको देख लिया जाएगा, माफ तो किसी को नहीं करना है। हाँ, अगर कोई गलती कर दिया हो तो हम उसको एक अवसर जरूर देते हैं, उसके पास जाते हैं, उससे पूछने का प्रयास करते हैं। अगर उसको पछतावा हो रहा होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो उसकी भूल है। हम उसके पास क्षमा करने नहीं आए हैं। याद रहे, समय आने पर हम भी दिखा देंगे कि हम कौन हैं। ठीक है। आज के समय में आप लोगों को सबसे बड़ा, अगर हम छात्रों की दृष्टि से बात करें, छात्रों के लिए बात करें, छात्रों को चारों तरफ नकारात्मकता से बचाने का अगर कोई कार्य किया है, समाज में एक पिता के तुल्य कार्य किया है, तो हैं प्रेमानंद जी महाराज। मेरे बहुत सारे मित्र हैं और उनके घर में उनके छोटे बड़े भाई या उनके भाई के बच्चे हैं जो इन प्रेमानंद जी महाराज से इतने प्रेरित हुए हैं कि वाकई गलत सोच, गलत विचार को त्याग कर कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए एकाग्रता से उस मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं प्रेमानंद जी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूं कि ऐसे गुरु हमेशा समाज में आते रहें और लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। आज के समय में प्रेमानंद जी महाराज का वाकई काफी विरोध हो रहा है। आज के समाज में लोगों के द्वारा, स्त्रियों के द्वारा प्रेमानंद जी महाराज का विरोध देखने को मिल रहा है। तुम लोग, जो लोग विरोध कर रहे हैं, अगर देखा जाए वाकई तो लोग बात करने लायक नहीं है यार, वो विरोध कर रहे हैं। विरोध किसे कहा जाता है? विरोध की परिभाषा क्या है? अच्छे विचारों को तुम लोग त्याग कर गलत चीजों का लेकर उसका सपोर्ट कर रहे हो, जो चीजें गलत हैं, जो समाज में एक गलत भावना फैला रहे हैं, तुम लोग उसका विरोध कर रहे हो। आज के समय में स्त्रियों का यह रूप, मैंने एक जगह सुना है कि प्रेमानंद जी महाराज का कोई बोल रहा था कि स्त्रियां राधा रानी की रूप होती हैं, उनको स्त्रियों के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जो स्त्रियां अपने पति की हत्या कर दे रही वो क्या है? राधा रानी का दर्जा देकर उनका भी अपमान किया जा रहा है। जब धर्म में ही अलग अलग विचार उत्पन्न हो रहे हैं तो वह धर्म बहुत लंबे समय तक नहीं चलता है। हिंदू धर्म को सर्वश्रेष्ठ कहने वाले लोग ही आपस में लड़ पड़ रहे हैं। किसी को सही मार्गदर्शन, सही दिशा दिखाने पर वो लोग विरोध कर रहे हैं। आजकल अगर कोई बोल रहा है कि यह आचरण गलत है, यह सोच गलत है, यह कार्य गलत है, तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानकर उसी कार्य को दोहराना और सामने वाले की बात का विरोध करना, याद रहे, सबसे बड़ी मूर्खता है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं वो मूर्ख हैं, मैं खुलेआम बोलता हूं।
प्रेमानंद जो शब्द है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रेम और आनंद। अगर प्रेम करोगे तो आनंद की प्राप्ति होगी। और तुम उन्हीं का विरोध कर रहे हो। तुम कहाँ जाओगे, तुम्हारा भविष्य कहाँ जाएगा, इसका अंदाजा तुमको अभी नहीं लग रहा है, बाद में लगेगा। तुम लोगों को, हमको समझ में नहीं आता, तुम लोगों को छूट मिली है, तुम लोगों को लड़के लड़की बराबरी का अधिकार मिला है। बराबरी का मतलब समझते हो या वो भी नहीं समझते? बराबरी का मतलब होता है कि एक समान होना, एडवांस होना नहीं है, एक समान होना है। और तुम लोग पुरुष वर्ग के समान कभी नहीं थे और न कभी हो पाओगे, ना कभी थे ना कभी हो पाओगे। मैं खुल के बोलता हूं, क्योंकि पुरुष वर्ग के पास सोचने समझने की शक्ति, समाज में रहने की शक्ति, समाज की सोच एक अलग लेवल की होती है जो स्त्रियों के पास नहीं होती है। स्त्रियों के पास किताबी ज्ञान होता है, मैं खुल के बोलता हूं। और इसी वजह से आजकल समाज में इतने प्रकार के केसेस देखने को सामने मिलते हैं। एकदम जो है पूरी समाज में गंदगी फैलाने का कार्य कर रहे हो। कौन से, मैं तो कभी नहीं देखा किसी सोशल मीडिया किसी प्लेटफॉर्म पे कि जो है कोई लड़का समाज को गंदा बनाने का प्रयास कर रहा हो, गंदगी फैला रहा हो। तुम लोग गंदगी फैलाते हो, तुम लोगों के साथ गलत होता है तो विरोध भी करते हो। और कोई सही बता रहा है उसका भी विरोध, तुम लोगों के साथ गलत हो जाए तो उसका भी विरोध। समझ रहे हो कि हम बहुत बुद्धिमान हैं? तुम अपनी मूर्खता को अपनी बुद्धिमत्ता समझ बैठे हो। तुम बुद्धिमान नहीं हो, तुम मूर्ख हो, यह बात याद रहे। मैं यह सब चीजें यहां क्यों बोलता हूं कि क्योंकि यहां पे लड़के भी इस चीजों को देखकर पढ़ते हैं, लड़की भी पढ़ती है। लड़के तो मान लो समाज जिम्मेदारी अलग प्रकार की परेशानियों से घिरे होते हैं, और तुम लोग उसी परेशानी को समझने का प्रयास ही नहीं करते हो। अपने परिवार को कभी समझने का प्रयास किए हो तुम लोग, जितना पुरुष वर्ग करता है, जितने लड़के करते हैं? तुम लोगों को जितनी प्रेमानंद की बात पर तुम लोग जितना विरोध कर रहे हो, वो तो अच्छी बात का विरोध कर रहे हो। उससे बुरी बुरी बातों का उनके कानों तक, लड़कों के कानों तक डेली पहुंचती हैं। समाज ताना मारता है, परिवार ताना मारता है, फिर भी वो खड़े हैं। और तुम लोग बराबरी की बात करते हो कि हम लोग लड़कों के बराबर हैं, लड़की लड़के उससे कम नहीं है। तुम लोग बराबर हो ही नहीं पाओगे। बराबरी इसे नहीं करते हैं। बराबरी समाज में गंदगी फैलाने से नहीं होती है। बराबरी बराबरी की तरह की जाती है। बराबरी अपने परिवार को खत्म करके नहीं होती है। बराबरी करने चले हो तुम लोग। याद रहे, जो प्रेमानंद जी महाराज का विरोध करता है, मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि उन्हीं के मार्गदर्शन के आधार पर, उन्हीं के सोच और उन्हीं के विचारों के आधार पर मुझे खुद में वाकई परिवर्तन हुआ है, मेरे आसपास के लोगों में परिवर्तन हुआ है। तुम लोग उसका विरोध कर रहे हो जो समाज के हित में बात कर रहा है, जिसको समाज से कुछ लेना देना नहीं है।
समाज उसको क्या दे रहा है उनको? समाज प्रेमानंद जी महाराज को क्या दे रहा है? बल्कि वो समाज को अच्छे विचार, अच्छी सोच, आगे बढ़ने की प्रेरणा, ये सब चीजें प्रदान कर रहे हैं, तुम लोग उसका विरोध कर दे रहे हो। तो तुम लोग समर्थन किसका कर रहे हो? समर्थन किसका कर रहे हो? समाज में गंदगी फैलाने वाले लोगों का। याद रहे 20 साल बाद तुम्हारे ही बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होंगे। मैं यहां बोल रहा हूं, यही बात सत्य होगी। तुम जितने लोग भी विरोध कर रहे हैं या समर्थन कर रहे हैं विरोध करने वाले लोगों का, वह लोग आने वाले समय में उसी प्रेमानंद जी महाराज को याद करके रोएंगे कि हम उस समय अगर विरोध ना करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने आप को बदलने का प्रयास किया होता तो आज ये समय देखने को नहीं मिलता। खैर छोड़िए, जितने भी लड़के हैं मैं उनको बता रहा हूं कि आप लोगों का कार्य है पढ़ना, परिवार को ध्यान में रखना, ठीक है, अपनी जिम्मेदारी को महसूस करना, क्या चीज़ें सही है क्या गलत है उसका फैसला लेना। आप लोगों के लिए बस इतना शब्द काफ़ी है, क्योंकि आप लोग इतने में समझ जाएंगे। जो स्त्री वर्ग है उसके लिए हम ज़्यादा समझा नहीं पाएंगे, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई हैं, अब हम बाद में मुलाकात होगी। अब हम उच्च पूरा पाषाण काल पर विस्तार से चर्चा करेंगे अगले दिन। आज के दिन हमने मध्य पूरा पाषाण काल को विस्तारित रूप से देख लिया है। निम्न पूरा पाषाण काल और मध्य पूरा पाषाण काल को हमने देख लिया है। अब हम उच्च पूरा पाषाण काल के बाद डायरेक्ट मध्य पाषाण काल पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।